हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा सुश्रुत निदान का पंचोदश अध्याय जो कि भग्न निदान पर होने वाला है। प्रीवियसली हमने 1 to 14 चैप्टर अपलोड कर दिया है। उसे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे पेज पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट है सुश्रुत निदान प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन से लेकर 14 चैप्टर तक सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि भग्न निदान। भग्न निदान आपने अपने शल्य के चैप्टर में प्रथम अध्याय में पढ़ा होगा। तो प्रीवियसली जैसे मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट, इसका भी है, आप कुछ उसके पेज को टॉप पे लिख लेंगे। तो देखिए, भग्न से आप क्या समझते हैं? भग्न होता है फ्रैक्चर, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने भग्न के कितने भेद बताए थे? 2 भेद बताए थे, ठीक है। कौन कौन से 2 भेद? एक तो संधि मुक्त है और दूसरा कांड भग्न है। तो आप अपने पेज को टॉप पर यहाँ लिख लेंगे आचार्य सुश्रुत के 2 भेद। आगे हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन एज अ इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे उससे लिख लेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने भग्न के 2 भेद बताए थे, संधि मुक्त और कांड भग्न। और आचार्य वाग्भट ने कितने भेद बताया था? आचार्य वाग्भट ने भी 2 भेद बताया था। वो 2 भेद कौन से? ध्यान से देखेंगे। संधि भग्न है, ठीक है, संधि भग्न है और अस्थि भग्न है। आचार्य सुश्रुत का क्या था? संधि मुक्त था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आचार्य वाग्भट ही ऐसे हैं जिन्होंने संधि मुक्त की जगह संधि भग्न का नाम दिया और अस्थि भग्न है, ठीक है। तो अस्थि भग्न और संधि भग्न उन्होंने नाम दिया आचार्य वाग्भट ने, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने संधि मुक्त बताया था और कांड भग्न उन्होंने अस्थि भग्न की जगह आचार्य सुश्रुत ने कांड भग्न बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे आचार्य भावप्रकाश ने क्या दिया है। भावप्रकाश ने भी 2 भेद बताए हैं, उन्होंने भी संधि भग्न और कांड भग्न बताया। देखिए, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया था? संधि मुक्त, और आचार्य वाग्भट ने संधि भग्न बताया था। संधि भग्न भावप्रकाश ने भी बताया है और कांड भग्न बताया, लेकिन आचार्य वाग्भट ने कांड भग्न की जगह क्या बताया था? अस्थि भग्न बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पेज के टॉप पर लिख लेंगे आचार्य सुश्रुत के 2 भेद थे, संधि मुक्त और कांड भग्न। वाग्भट के 2 भेद थे, संधि भग्न और अस्थि भग्न। आचार्य भावप्रकाश ने क्या बताया? संधि भग्न और कांड भग्न, ठीक है, ये बताया था। आचार्य सुश्रुत ने जब संधि मुक्त का वर्णन किया है और कांड भग्न 2 भेद बताए, तो संधि मुक्त से उन्होंने बताया जो डिसलोकेशन होता है, मुक्त संधि मुक्त जो है डिसलोकेशन, और जो कांड भग्न होता है वो हमारा फ्रैक्चर होता है, ठीक है। मतलब जो संधियाँ या जो अस्थियाँ होती हैं वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं, वो फ्रैक्चर, और जो अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता है उसको हम डिसलोकेशन, तो उसको संधि मुक्त को डिसलोकेशन कहते हैं, अस्थि भग्न को फ्रैक्चर बताया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भग्न का क्या कारण है, भग्न के क्या कारण है, उसके लिए आप श्लोक नंबर 3 देखेंगे। पतन पीड़न प्रहर आक्षेपन व्याल मृग दशन प्रवृत्तिर अभिघातश्च विशेषे अनेक विधम स्थानम भग्नम उपदिशन्ति। क्या है यहाँ पर कि पतन पीड़न प्रहार, पतन मतलब कहीं से गिरना, पीड़न किसी अंग से दब जाना, प्रहार किसी लाठी आदि से जब कोई मारता है प्रहार करना, आक्षेपन हस्तपाद आदि अंगों को आक्षेपन मतलब खींचना, सिकोड़ना। व्याल मृग, व्याल क्या होता है? जो सिंग वाले जानवर होते हैं उनके द्वारा जो होता है चोट लगना, हिरण आदि इन सब के नख दंत से काटना, या फिर जो होता है अनेक प्रकार के जो होते हैं आघात, इन सब के कारणों की वजह से क्या होता है? भग्नम उपदिशन्ति, अस्थियों में अनेक प्रकार के भग्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया। आप इस श्लोक को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगा उसको पढ़ने में। पतन पीड़न प्रहारण आक्षेपण व्याल मृग दशन प्रवृत्तिर अभिघातश्च विशेषे अनेक विधम स्थानाम भग्नम उपदिशन्ति। नीचा विमर्श में देखेंगे, पतन कहीं से गिरना, किसी अंग से दबना, लाठी या शस्त्र आदि से प्रहर, हस्त आदि अंग से खींचना, व्याल हिरण आदि अहिंसस्त्र पशुओं के दंत नख से काटना, फाड़ देना आदि अनेक प्रकार के आघात के कारण क्या होता है? अस्थियों में अनेक प्रकार के भग्न हो जाते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताया। फिर आप नीचे विमर्श में देखेंगे, विमर्श में देखिए क्या बताया है यहाँ पर। भग्न शब्द का अर्थ होता है टूटना, ठीक है। अतः इसका उपयोग केवल अस्थि भग्न के लिए ही होना चाहिए, किंतु सुश्रुत चरक वाग्भट ने इसके अस्थि भग्न और संधि मुक्त 2 भेद करके दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया। देखिए, सुश्रुत चरक वाग्भट तथा वाग्भट ने इसे अस्थि भग्न
ठीक है, अस्थि भग्न और संधि मुक्त दो शब्द से बताया है। तो मैं आपको बता दूं, अस्थि भग्न और संधि मुक्त कौन बताया था? आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है, देखेंगे, अस्थि भग्न और संधि मुक्त। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया था? संधि मुक्त और कांड भग्न। अस्थि का टर्म किसने यूज किया है? आचार्य वाग्भट ने, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने अस्थि के जगह कांड भग्न का प्रयोग किया है। ठीक है, ये चीज बताया है। फिर आप नीचे विमर्श में देखिए, संधि विश्लेष में प्राय अस्थि का भग्न कम या नहीं होता है, अपितु वह संधि स्थान को कहीं टूट जाता है। जो संधि विश्लेष में क्या होता है, प्राय अस्थि का भग्न कम या नहीं होता है, ठीक है, उसमें डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन संधि स्थान में कुछ हट जाता है। मतलब यही बताया कि जो विश्लेष होता है, संधि विश्लेष में डिसलोकेशन, उसमें संधियां जो होती है, अस्थियां टूटती नहीं है, केवल वो स्थान उसका खिसक जाता है, वही चीज बताया। फिर नीचे देखेंगे, वाग्भट ने भग्न के स्थान में भंग शब्द का प्रयोग किया है और उसके दो भेद माने हैं। देखिए यहाँ पर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, वाग्भट जी ने कौन सा बताया? संधि भग्न और अस्थि भग्न। ठीक है, अस्थि और संधि दो भग्न बताया, और अस्थि का वर्ड का प्रयोग किसने किया है? आचार्य वाग्भट ने किया है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर बढ़ेंगे आगे, हम लोग क्या बताया है? भग्न के भेद बताए हैं। यहाँ पे देखिए, वह अनेक प्रकार के भग्न विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करने पर दो ही प्रकार का होता है, जैसे संधि मुक्ति और कांड भग्न। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? संधि मुक्ति बताया और कांड भग्न बताया। अब मैं आपको बता दूं, जो संधि मुक्त होता है वो टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, आगे हम उसे पढ़ेंगे विस्तार में। और जो कांड भग्न होता है उसके टोटल 12 टाइप्स बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, तो आप इसे यहीं पर लिख लेंगे कि संधि मुक्त के 6 भेद होते हैं और कांड भग्न के 12 भेद होते हैं। उनके नाम सहित लक्षण हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या बताया है, संधि मुक्त के भेद। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, संधि मुक्त के कितने भेद होते हैं? 6, और कांड भग्न के टोटल 12 भेद होते हैं। अब वो संधि मुक्त के कौन कौन से 6 भेद हैं उसे यहाँ पे बताया विस्तार में। श्लोक नंबर 5 में देखेंगे, तत्र संधि मुक्तम उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम तिर्यक्षिप्तम मिति षड्विधम। क्या बताया है कि जो 6 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त, ऐसे 6 भेद होते हैं। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लक्षण है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके प्रॉफ एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके नाम सहित उसके जो विशेष लक्षण हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बट हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे ईजिली। ठीक है, तो क्या क्या नाम है? उत्पिष्टम, विश्लिष्टम, विवर्तितम, अवक्षिप्तम, अतिक्षिप्तम, तिर्यक्षिप्तम मिति षड्विधम। तो ये 6 भेद हैं। अब नीचे देखेंगे जो नॉर्मल, देखिए यहाँ पे ना अभी विशिष्ट लक्षण नहीं बताया। अगर हमारा संधि मुक्त हुआ तो कैसा लक्षण उत्पन्न होगा, ये भेद बताया। जो सामान्य लक्षण होता है वो जो इन 6 के 6 में, मतलब 6 के लिए कॉमन है, जरूरी नहीं कि प्रत्येक के लिए ये लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य लक्षण के लिए क्या बताया देखेंगे, तत्र प्रसारण आकुंचन विवर्तन आक्षेपण शक्ति उग्र रुजत्वम स्पर्श असहत्वम चेति सामान्यम संधि मुक्त लक्षणम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रॉफ के लिए भी अच्छे से रेडी करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्या बताया? पहले तो हमने क्या देखा, भग्न के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? संधि मुक्त और कांड भग्न। संधि मुक्त क्या होता है? डिसलोकेशन। कांड भग्न क्या होता है? फ्रैक्चर। संधि मुक्त के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद बताएं। कौन कौन से भेद होते हैं? उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त, ये 6 भेद होते हैं। फिर यहाँ पे नीचे बताया लक्षण, सामान्य लक्षण कौन कौन से? प्रसारण, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण और उग्र रुजत्वम, स्पर्श असहत्वम। क्या बताया कि जब डिसलोकेशन हो जाता है तो प्रसारण मतलब फ्लेक्शन, आकुंचन मतलब एक्सटेंशन, विवर्तन मतलब इधर उधर हिलाना, आक्षेपण करने में, और उग्र रुजत्व मतलब बहुत तीव्र वेदना होगा, स्पर्श असहत्व मतलब रोगी जो होता है किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं कर पाएगा। रोगी किसी भी वस्तु को क्या करेगा? रोगी को मतलब स्पर्श करने पे वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बताया कि अगर किसी जिस जगह पे उसको डिसलोकेट हुआ, अगर कोई भी इंसान उसके हाथ से उस पर स्पर्श करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। ये सामान्य लक्षण है संधि मुक्त के। ठीक है, तो आप इसे 6 के 6 जो लक्षण है, 6 नहीं है सॉरी, प्रकाशन, प्रसारण, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण और उग्र रुजा होगा और स्पर्श। हाँ,
टोटल 6 लक्षण है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, संधि मुक्त के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। संधि मुक्त के सामान्य लक्षण भी कितने बताएं, 6 लक्षण बताएं। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बताया है, जो हमने इधर 6 भेद बताए हैं उसके जो होता है विशिष्ट लक्षण सहित उसके बारे में विस्तार में वर्णन किया। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे उसके विशेष लक्षण के बारे में बताया है। उत्पिष्ट आदि जो 6 भेद थे उसके विशेष लक्षण बताया। तो सबसे पहले जो थे उत्पिष्ट के लक्षण में देखिए क्या बताया, विशेषेण उत्पिष्टे संधान उभयता शोफा वेदना प्रादुर्भावो विशेषताश्च नाना प्रकार वेदना रात्रि प्रादुर्भवन्ति। क्या बताया है, उत्पिष्ट होने पर जो होता है मतलब विशेषकर संधियों के दोनों पार्श्व में, दोनों उभयता शोफ, उभयता शोफ मतलब जो संधि है उसके, जैसे ये कोई भी संधि है उसके दोनों पार्श्व में जो होता है शोफ उत्पन्न होगा, वेदना प्रादुर्भवन्ति। क्या बताया, दोनों पार्श्व में शोफ और वेदना होगी, ठीक है। विशेषता नाना प्रकार, और बहुत विशेषकर जो होता है नाना मतलब विभिन्न प्रकार की वेदना, और विशेषता नाना प्रकार की वेदना, उसमें भी विशेषता कौन सा बताया, रात्रि प्रादुर्भाव मतलब नाइट में बहुत ज़्यादा विशेष रूप से वेदना होगी, ठीक है, ये बताया है। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे उभयता शोफ। क्या होगा, संधि के दोनों, उभयता शोफ दोनों तरफ उसके दोनों पार्श्वों में शोथ उत्पन्न होगा और बहुत वेदना होगी। कैसी वेदना होगी, रात्रि प्रादुर्भवन्ति मतलब रात्रि में वेदना होगी, ठीक है। आप ये 2 चीज़ इसे हाईलाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया है, उत्पिष्ट के बाद यहाँ पे है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट में क्या बताया, देखिए विश्लिष्ट में बताया, विश्लिष्टे अल्प शोफा वेदना सतत्यम संधि विक्रिया च, ठीक है। क्या बताएं यहाँ पर, विश्लिष्ट में क्या होगा, विश्लिष्टे अल्प शोफा, इसमें क्या होगा, स्वेलिंग बहुत कम होगी, अल्प शोफ उत्पन्न होगा, और वेदना सतत्यम मतलब बहुत कंटिन्यूअस निरंतर जो होता है वेदना बनी रहेगी। संधि विक्रिया, संधि का जो स्वरूप होता है, जो संधि का कार्य करने का नॉर्मल फंक्शन था वो उसका गड़बड़ हो जाएगा, उसमें विकृति आ जाएगी, ठीक है। संधि विक्रिया, उसका जो नॉर्मल जो होता है कार्य करने का क्षमता था उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें आप क्या हाईलाइट करेंगे, अल्प शोफ उत्पन्न होगा इसमें, और आप हाईलाइट करेंगे वेदना सातत्यम संधि विक्रिया मतलब कंटिन्यूअस वेदना होगी और संधि में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, और क्या होगा, अल्प शोफ उत्पन्न होगा, ठीक है। किस में होगा, विश्लिष्ट में होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा थर्ड विवर्तित। विवर्त में क्या बताया है, विवर्तिते तु संधि पार्श्व अपगम विषमता अंगता वेदना च। क्या बताएं यहाँ पे, विवर्तित में जो होता है संधि पार्श्व, क्या बताया, विवर्तित में संधि के एक पार्श्व में सरक जाने से उस अंग में जो होता है विषमता आ जाएगी और कैसी होगी, वेदना हो जाएगा बहुत। क्या बताया, विवर्तित में संधि पार्श्व अपगम विषमता अंग वेदना, क्या होगा, जो संधि जो होती है वो पार्श्व के एक साइड में खिसक जाएगी और क्या होगा, उसमें अंगता में विषमता उत्पन्न हो जाएगी अंग में और बहुत वेदना होगी, ठीक है। ये चीज तो आप क्या हाईलाइट करेंगे इसमें, संधि पार्श्व अपगम आदि विषमता अंग वेदना, ठीक है, ये बताया इसमें। फिर यहाँ पे क्या बताया, अवक्षिप्त में, अवक्षिप्त में देखिए क्या बताया, संधि विश्लेषण तीव्र रुजत्वम च। क्या बताया है कि यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे संधि विश्लेषण तीव्र रुजत्वम, तीव्र रुजा किसमें होगी, अवक्षिप्त में, संधि का विश्लेष होगा और साथ में क्या होगा, बहुत तीव्र पीड़ा होगी। फिर अतिक्षिप्त में क्या बताया, अवक्षिप्त के बाद अतिक्षिप्त, अतिक्षिप्ते द्वियो संध्या स्थानो अतिक्रांतता वेदना च, ठीक है। क्या बताया, अतिक्षिप्त में संधि बनाने में भाग लेने वाली दोनों अस्थियां दूर हो जाती है। अतिक्षिप्त देखिए नाम क्या है इसमें, अतिक्षिप्त मतलब दूर दूर, बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, जिसकी वजह से जो संधि कैसे बनती है, 2 अस्थियों के जोड़ने से संधि बनती है, ठीक है। तो जब जो दोनों अस्थियां बहुत दूर दूर हो जाएगी तो संधियां बनेंगी नहीं, तो बहुत दूर दूर हो जाने की वजह से जो होता है संध्या स्थानों अतिक्रांता, बहुत दूर दूर हो जाती है और क्या होगा, बहुत ज्यादा वेदना उत्पन्न होगी। तो आप यहाँ हाईलाइट करेंगे अति से आप समझ जाएंगे कि वो अतिक्षिप्त का है, ठीक है। अगर ये वर्ड आया कि संध्या स्थानों अतिक्रांता अच्छा, तो क्या होगा, आप समझ जाएंगे अति वर्ड आ रहा है तो मतलब अतिक्षिप्त का है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया, तिर्यक्षिप्त में, तिर्यक्षिप्ते त्वक अस्थि पार्श्व अपगमन अत्यर्थ वेदना चेती। क्या बताया इसमें कि त्वक पार्श्व, या देखिए नीचे विमर्श में तिर्यक्षिप्त में क्या होता है, एक अस्थि एक पार्श्व में, त्वक के अस्थि पार्श्व अपगमन, जो एक अस्थि जो होती है एक पार्श्व में सरक जाती है और क्या होगी, अत्यर्थ वेदना चेती, बहुत अत्यधिक वेदना होगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी बताया है।
आप इसको किस प्रकार याद रखेंगे कि जो आप सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, उत्पिष्ट। उत्पिष्ट में क्या होता है, उभयता शोभ। आप यहाँ पे पेज, अपने प्लेन पेज पे या फिर पेज के टॉप पर आप लिखेंगे उत्पिष्ट। उत्पिष्ट के आगे लिखेंगे 2 वर्ड, क्या हमारे में ये इंपॉर्टेंट है, उभयता शोभ है, और साथ में रात्रि वेदना प्रादुर्भवंती, बहुत रात्रि में वेदना ज़्यादा होगी। फिर आप लिखेंगे विश्लिष्ट। विश्लिष्ट में क्या है, अल्प शोफ है, साथ में वेदना सततम संधि विक्रिया, वेदना जो होता है कंटिन्यूअस होगी, संधि में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, विक्रिया। फिर विवर्तित में क्या बताया, संधि पार्श्व अपगमन और फिर अंग में विषमता। जब संधि होती है वो पार्श्व की एक साइड घिसक जाने की वजह से अंग में विषमता आ जाएगी, जब अंग में घिसक जाएगी तो वेदना भी साथ में होगा, ठीक है। फिर अवशिप्त में क्या बताया, संधि विश्लेषण तीव्र रुजत्वम। अवशिप्त में देखिए क्या बताया कि जब संधि विश्लेषण तीव्र रुजत्व, संधि जो होता है एक स्थान में विश्लेष, संधि का विश्लेष होने के कारण बहुत तीव्र पीड़ा होगी। अतिक्षिप्त में क्या होगा, दोनों जो अस्थियां हैं वो दूर दूर खिसक जाने की वजह से क्या होता है, संधि बहुत ज़्यादा वेदना होगी। तिर्यकक्षिप्त में क्या हो जाए, त्वक अस्थि पार्श्व अपगमन, जो तिर्यकक्षिप्त में अस्थि और पार्श्व, अस्थि जो होता है एक पार्श्व में सरक जाने की वजह से क्या होगा, अत्यार्थ वेदना चेती, बहुत ज़्यादा वेदना होगी। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, आपके प्रॉफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे किस प्रकार याद रखेंगे मैंने बता दिया, आप वो वर्ड हाईलाइट कर लेंगे, उसे उसी प्रकार याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। हमने 6 प्रकार के संधि मुक्त पढ़ लिए हैं। अब कांड भगने के कितने प्रकार मैंने बताए थे पीछे, 12 भेद बताए थे। अब उन 12 प्रकार के नाम सहित लक्षण हम आगे देखेंगे। सबसे पहले वो 12 प्रकार के नाम कौन से भेद हैं वो हम देखेंगे। कांड भग्न मत ऊर्ध्व वक्ष्याम कर्कटम अश्वकर्ण चूर्णितम पिच्चितम अस्थिछल्लितम कांड भग्नम मज्जा अनुगतम अतिपातितम वक्रम छिन्नम पटितम स्फुटितमिति 12 विधम। 12 विधम मतलब 12 प्रकार के यहाँ पर कांड भग्न का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं यहाँ पे नाम आप देख लेंगे, उसके अच्छे से याद कर लेंगे। अब उसके आगे हम जो होते हैं प्रत्येक के जो होता है लक्षण सहित उसके आगे उसके विशेष लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कांड भग्न के 12 ऊपर नाम देखे हैं उसके सामान्य लक्षण, जैसे हमने संधि मुक्त के सामान्य लक्षण में क्या क्या देखा था, उसमें प्रसारण आकुंचन आक्षेपण उग्र रुजा और स्पर्श असहत्वम था, ठीक है। मैंने बताया था 6 कांड भग्न है, 6 संधि मुक्त हैं, 6 उसके सामान्य लक्षण है। उसी प्रकार कांड भग्न के भी जो यहाँ पे सामान्य लक्षण है उसे हम याद रखेंगे। स्वयथु बाहुल्यम अस्पंदन विवर्तनम स्पर्श सहिष्णुत्वम अवपीड्यमाने शब्दा। फिर आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे विविध वेदना प्रादुर्भाव सर्वस्व स्थानेषु न सर्वलाभ इति समासेन कांड भग्न लक्षण, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया, आप इसको विमर्श में देखेंगे। श्वेतो बाहुल्य मतलब बहुत ज़्यादा अधिक सूजन उत्पन्न हो जाएगा। फिर अस्पंदन विवर्तन मतलब अंगों में स्पंदन होगा, विवर्तन मतलब इधर उधर हिलाने में बहुत दिक्कतें होंगी। स्पर्श असहिष्णुत्व मतलब स्पर्श करने में बहुत ज़्यादा जो होता है पेन उत्पन्न होगा, उसे कुछ दबाने या रगड़ने पर जो होता है क्या होगा, शब्द उत्पन्न होगा। अवपीड्यमाने शब्दा, उसको रगड़ने पर क्या होगा, शब्द उत्पन्न होगा, सुनाई देगा। भग्न अंग में जो होता है शिथिलता होने के कारण अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति होगी। ऊंची नीची किसी भी अवस्था में अंग रखने पर सुख का लाभ न होना, ये बताया, ठीक है। क्या बताया कि अंगों को किसी भी आप अवस्था में रखेंगे तो आपको जो होता है सुख का लाभ नहीं होगा। ये सारे लक्षण क्या होते हैं, कांड भग्न के सामान्य लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार आप उसे याद करेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, कांड भग्न के विशेष लक्षण। कांड भग्न के विशेष लक्षण में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखेंगे, मार्क करते चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में ये बहुत कंफ्यूजिंग उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले क्या था, कर्कटम। तो सबसे पहले कर्कटम के लिए देखेंगे क्या बताया, विशेषस्तु सम्मूढ़म उभयतो अस्थि मध्य भग्नम ग्रंथिर उन्नतम कर्कटम। क्या बताया कि विशेषस्तु सम्मूढ़म उभयता, नीचे विमर्श में देखेंगे अधिकतर दोनों ओर से उठा हुआ तथा मध्य के भग्न टूटा हुआ और ग्रंथि के समान उन्नत हो, उसे कर्कट भग्न कहते हैं। क्या बताया कि देखिए आप इस प्रकार से याद रखेंगे, आप ऐसे देखिए सम्मूढ़म उभयता, उभयता मध्य
मध्य से क्या होगा, यहाँ से टूटा हुआ रहेगा और यहाँ पे ग्रंथि के टाइप जो होता है फॉर्मेशन हुआ रहेगा मध्य में, और क्या होगा, उसी को कर्कटम बोलते हैं। तो आप उसको इस प्रकार याद रखेंगे कि दोनों भी ऊपर दोनों ओर से उठा हुआ रहेगा, बीच से जो होता है वो नीचे बेंड हुआ रहेगा, और यहाँ पे फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रंथि का फॉर्मेशन हुआ, उसी का हम कर्कटम कहते हैं। फिर आगे बताया अश्वकर्ण। अश्वकर्ण के लिए देखेंगे क्या बताया, अश्वकर्णम उगतम अश्वकर्णक। क्या बताया कि जो अश्व क्या होता है, घोड़ा, घोड़े की कान की तरह जो था उगत उठा हुआ हो, उसी को हम अश्वकर्ण कहते हैं। अगर ये वर्ड आ जाए अश्वकर्ण उगतम अश्वकर्णम, तो आप समझ जाएंगे किसका, अश्वकर्ण का है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी, आप याद किसको करेंगे, इसको। कर्कटम में क्या होता है, बीच से टूटने की वजह से दोनों साइड उठा हुआ रहता है, तो बीच में जहाँ फ्रैक्चर हुआ रहता है वहाँ पे ग्रंथि की फॉर्मेशन हुई रहती है, ठीक है। फिर तीसरे में क्या बताया, चोणितम। चोणितम में देखेंगे क्या बताया है, स्पर्शमानम शब्द अवचूर्णितम अवगच्छते। क्या बताया है कि जिसमें से चूर्णितम में क्या होगा, स्पर्श, जब हम उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, स्पर्श। देखिए नीचे विमर्श में अस्थि को जब जो चूर्णितम होगा, जब फ्रैक्चर चूर्णितम वाला, उसमें क्या होगा, जब हम उसको टच करेंगे तो जैसे चूर्ण किसी भी पाउडर जो थोड़ा सा उसको टच करते हैं तो कैसे शब्द उत्पन्न करते हैं, जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स वाले होते हैं पाउडर, उसको जब टच करते हैं तो कैसे शब्द उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया कि स्पर्शमानम शब्द अवचूर्णितम अवगच्छते। देखेंगे नीचे विमर्श में, अस्थि को स्पर्श करने पर शब्द सुनाई दे तो उसे क्या कहते हैं, चूर्णित कहते हैं, ठीक है, ये बताया। फिर चूर्णितम के बाद क्या बताया, पिच्चितम। पिच्चितम में देखेंगे क्या बताया, पिच्चितम पृथुताम गतम अल्पशोफम, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, इसमें क्या होगा, जिसमें शोफ अधिक हो। क्या बताया यहाँ पे, पिच्चितम पृथु गतम न अल्प शोफम। न अल्प मतलब अल्प नहीं होगा, मतलब कैसे होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, जिसमें शोफ अधिक हो, और क्या, पृथु मतलब ऐसे चपटा फ्लैट टाइप हो, ठीक है, उसको हम पिच्चितम कहते हैं। देखेंगे नीचे विमर्श में, जिसमें शोफ अधिक हो तथा आकार में चौड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, पिच्चित कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पिच्चित में क्या बताया, तो जो पृथु मतलब जो फ्लैट चपटा हो, और न अल्प शोफम मतलब कि वो अल्प शोफ ना हो, तो कैसा शोफ होगा, अधिक शोफ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अस्थित छल्लित। अस्थित छल्लित में क्या बताया है कि पार्श्व अस्थिहीन उद्गत अस्थि छल्लितम। देखिए क्या बताया कि जो अस्थि जो होता है, जो फ्रैक्चर होने के बाद ऐसे टेढ़ा, एक साइड से उठा हुआ रहेगा और एक साइड से नीचे होगा। नीचे देखेंगे आप विमर्श में, जिसमें अस्थि एक तरफ नीचे और दूसरी तरफ से जो होता है ऊंची उठी जाए, उसे क्या कहते हैं, अस्थि छल्लित कहते हैं, ठीक है। तो अस्थि छल्लित में क्या होता है, एक तरफ उठी हुई, एक तरफ जो होता है नीचे दबी हुई हो। फिर यहाँ पे बताया कांड भग्न। आप ये याद रखेंगे, जो कांड भग्न हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने भेद थे, 12। उन 12 भेद में भी एक भेद ऐसा है जिसको कांड भग्न कहते हैं। कांड भग्न का भी भेद कांड भग्न है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या बताया कांड भग्न में, वेल्लते प्रकंपमान कांड भग्नम। क्या बताया, जो हिलाने पे कंपन करे उसे कांड भग्न, तथा जिसमें टूटा हुआ अस्थि का अवयव अस्थि के भीतर, ठीक है। कांड भग्न में क्या बताया, विल्लते प्रकंपमानम कांड भग्न, मतलब पूरी तरीके से टूटा नहीं, वो क्या होता है, हिलाने पे उसको कंपन करता है, तो उसे हम कांड भग्न कहते हैं। फिर यहाँ पे मज्जा अनुगतम। देखिए मज्जा अनुगतम में क्या बताया है, अस्थि अवयव अस्थि मध्य अनुप्रविश्य मज्जा अनुगतम। क्या बताया यहाँ पे कि देखिए जो फ्रैक्चर होता है, जब उसमें फ्रैक्चर टूट जाएगा तो क्या होगा, जैसे देखिए एक ये बोन है, इसके बीच में से एक दूसरा बोन आके इसमें घुस जाएगा, तो अस्थि के अंदर क्या होता है, मज्जा, जो वो इसमें से घुस जाएगा तो मज्जा को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अस्थि जो एक अस्थि टूट के दूसरे अस्थि के अंदर प्रवेश करके उसके मज्जा को बाहर निकाल दे, उसी को हम क्या कहते हैं, मज्जा अनुगतम, ठीक है। मज्जा अनुगतम नाम से अब समझ रहे हैं इसका क्या अर्थ होगा। नीचे विमर्श में देखेंगे कि जिसमें टूटा हुआ अस्थि का अवयव अस्थि के भीतर ही घुसकर मज्जा को बाहर निकाल दे, उसे हम क्या कहते हैं, मज्जा अनुगत भग्न कहते हैं, ठीक है। तो मज्जा अनुगत भग्न में क्या होता है, एक अस्थि टूटी हुई है जो दूसरे अस्थि के भीतर घुस के उसके अंदर की मज्जा को बाहर निकाल दे, उसी को हम क्या कहते हैं, मज्जा अनुगत कहते हैं। देखिए क्या बताया, अस्थिपातित अतिपातित में अस्थि निशेष, ठीक है, अस्थि निशेष छिन्नम अतिपातितम। क्या बताया, जिसमें पूरी की पूरी अतिपातित से आप समझ रहे हैं,
अतिपातित में क्या, अतिपातित क्या बताया कि जो पूरा टूट जाए, ठीक है, जिसे नीचे विमर्श में देखिए जिसमें पूरी अस्थि टूट जाए उसे अतिपातित भग्न कहते हैं। अतिपातित वर्ड से आप समझ रहे होंगे, अति मतलब ज्यादा, मतलब पूरा टूट जाए, भग्न अस्थि उसको क्या कहते हैं हम लोग, अतिपातित भग्न कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया वक्रम, वक्रम में देखेंगे क्या बताया, आभुग्नम अविमुक्त अस्थि वक्रम। वक्रम में देखिए अतिपातित में क्या हो रहा था, पूरा बोन टूट जा रहा था। वक्रम में क्या बताया कि जो मतलब टेढ़ी हो जाए, वक्र हो जाए, बट वो पूरी तरीके से टूटे ना, उसको क्या कहेंगे हम, वक्रम कहते हैं। देखिए जो अस्थि वक्र हो जाए पर टूटे नहीं उसे वक्र भग्न कहते हैं, ठीक है। तो वक्र में क्या होता है, जो वक्र हो जाता है मतलब टेढ़ा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। छिन्नम, छिन्नम में देखेंगे क्या बताया है, छिन्नम में क्या बताया, देखिए अन्यतर पार्श्व विशिष्ट छिन्नम, क्या बताया कि एक तरफ से जो ना टूटे और दूसरी तरफ से टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं, छिन्न भग्न कहते हैं। अब है यहाँ पे पाटितम, पाटितम में देखिए क्या बताया, पाटितम अणु बहुविदारितम वेदनावच, क्या बताया कि इसमें अणु मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो थे दरारें पड़ जाएंगी और वेदना बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न होगा, उसे हम पाटित कहते हैं। नीचे विमर्श में देखेंगे जिसमें छोटी छोटी बहुत सी दरारें हो जाए और पीड़ा अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, पाटित कहते हैं। वेदना आवाज, ठीक है, और दूसरी तरफ से फिर लास्ट है यहाँ पर, लास्ट वाला है स्फुटित मिति। देखिए इसमें क्या बताया नीचे, जो धान्य के शूकों से पूर्ण हुआ सा प्रतीत हो और पीड़ा कारक तथा अधिक फटा हुआ सा हो। स्फुटित क्या होता है, फटा हुआ सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताया कि जो शूक पूर्ण, ठीक है, जो धान के शूकों से पूर्ण हुआ सा प्रतीत हो और कैसा हो, बहुत ज्यादा पीड़ा कारक हो, और क्या हो, विस्फुटित कृतितम, स्फुटित मिति क्या होता है, फटा हुआ, विस्फुटित मतलब फटा हुआ सा प्रतीत हो, उसे हम स्फुटित भग्न कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल पूरे 12 भग्न कांड भग्न के जो था विस्तार में उसके लक्षण सहित उल्लेख किया है। आप इसको इसी प्रकार याद करेंगे जिस प्रकार हमने आपको हाईलाइट करवाया, ठीक है। तो किस में क्या बताया कि पहले में क्या बताया, कांड भग्न और कर्कटम, कर्कटम में क्या हो रहा था, दोनों तरफ से उभयता शोफ हो रहा था और मध्य से जो था ग्रंथि का फॉर्मेशन हो रहा था। अश्वकर्ण में क्या होता है, जो अश्व के कर्ण के समान उठा हुआ हो उसे अश्वकर्ण कहते हैं। फिर यहाँ पे चूर्णितम, चूर्णितम में क्या होता है, स्पर्श करने में शब्द उत्पन्न करे वो चूर्णितम है। पिच्छितम में क्या होता है, जो पृथ्वी मतलब फ्लैट हुआ हो और न अल्प शोफम, न अल्प शोफम तो कैसे होगा, ज्यादा शोफ होगा। फिर यहाँ पे क्या बताया है हमने, पिच्छित क्या कह रहे, कर्कटम अश्वकर्णी चूर्णितम पिच्छितम। अस्थि छल्लितम में क्या बताया, एक साइड से उठा हो एक साइड से नीचा हो। और फिर कांड भग्न का ही एक भेद है कांड भग्न, उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से टूटा नहीं रहता। मज्जानुगतम में टूटा हुआ फ्रैक्चर बोन जो होता है अस्थि में घुस के उसके मज्जा को बाहर निकाल देता है। अतिपातितम में क्या बताया, अतिपातितम में पूरा टूट जाता है। वक्र में वो टेढ़ा होता है बट टूटता नहीं है, ठीक है। छिन्नम पाटितम स्फुटितम, ये 12 प्रकार के भेद है, जैसे मैंने आपको लक्षण सहित बताया आप उसी प्रकार उसे याद करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे हमने उस संधि मुक्त और कांड भग्न के पूरे भेद सहित उसके लक्षण पढ़ लिए हैं। फिर आगे आचार्य सुश्रुत ने कौन सा अस्थि, कौन सा भग्न जो था कृच्छ साध्य है, कौन सा असाध्य है, उसके बारे में वर्णन किया है। देखेंगे यहाँ पर, तेषु चूर्णितम छिन्न अतिपातितम मज्जा अनुगतानि कृच्छ साध्यानि कृच्छ वृद्ध बालानाम शतशीर्ण कुष्ठ स्वाशीनाम संध्या उपगतम चेती। क्या बताया कि 4 ऐसे भग्न हैं जो कैसे होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। कौन कौन से हैं, चूर्णित है, छिन्न है, अतिपातित और मज्जानुगत, ये कैसे हैं, कृच्छ साध्य हैं। फिर बताया कृच्छ वृद्ध बालानाम, जो कमजोर हो, वृद्ध बूढ़ा हो, बालक बालक हो, शतशीर्ण कुष्ठ से, और जो श्वासानाम श्वास रोग से पीड़ित हो, रोगी के भग्न और संधियों के पास में होने वाली भग्न वो भी कृच्छ साध्य होते हैं, ठीक है। तो क्या पता कौन कौन से 4 है, चूर्णितम है, चूर्णितम में क्या था, उसको स्पर्श करने से शब्द उत्पन्न करा था। छिन्न भग्न, अतिपातित पूरा टूट जा रहा था। मज्जा अनुगत, जो मज्जा के भग्न जो होता है, फ्रैक्चर बोन अंदर घुस के उसके मज्जा को बाहर निकाल दे रहा था, वो कैसे कृच्छ साध्य। और दूसरी चीज क्या बताया, जो कृश हो, पतला, वृद्ध, बूढ़ा हो, बालक हो, शतशीर्ण कुष्ठ और श्वास से पीड़ित हो, उसका भग्न में भी कैसा होगा, कृच्छ साध्य होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे असाध्य भग्न का भी वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। भिन्नम कपालम कट्याम तो संधि मुक्तम तथा च्युतम जंघनम प्रतिपिष्टम च वर्जयेत चिकित्सका। क्या बताया, कपाल अस्थिया, भिन्नम कपालम, जब भिन्न हो जाता है कपाल अस्थिया मतलब जो फ्लैट बोन होती हैं, कट्याम अथा
कपाल अस्थि अथवा कपाल मतलब स्कल के भिन्न होने की वजह से, कटी मतलब हमारा जो यहाँ पे कटी एरिया होता है उसके भग्न होने की वजह से, या फिर उसका डिसलोकेट हो जाता है। देखिए कपाल का फ्रैक्चर होना मतलब भिन्न होना, और जो हमारा कटी है उसका मुक्त मतलब डिसलोकेट होने की वजह से, और जो हमारा जंघन, ठीक है, उसके भग्न होने में क्या होता है, संधियों में ये चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा बताए किस किस का नहीं करना चाहिए, कपाल के भिन्न होने में, और हमारे कट्टी का संधि मुक्त होने में, जंघन का प्रतिपिष्टम होने में, जंग जो होता है एकदम पिष्ट हो जाता है, उसकी चिकित्सा वर्जित बताया, उसकी चिकित्सा में नहीं करनी चाहिए। फिर आगे बताया है असलिष्टम कपालम तू ललाटे चूर्णितम च यत् भग्नम स्तन अंतरे शंख पृष्ठे मूर्धम च वर्जयेत। सिर कपाल की असंधियों के पृथक होने से, असलिष्टम कपालम जब से कपाल की अस्थियां अलग हो जाती हैं, या केवल ललाट प्रदेश की पूर्व का अस्थि मतलब जो फ्रंटल बोन होता है कि चूर्णित हो जाने पर, ठीक है, किंवा स्तन अंतरे भग्न स्तन अंतर, या फिर दोनों स्तनों के मध्य में जो होता है, या फिर शंख पृष्ठ, शंख में या फिर पृष्ठ मतलब बैक साइड में, मूर्ध मतलब सिर के मध्य भाग के भग्न होने पर उसको क्या बताया, उसको वर्जित बताया है। ठीक है, तो किसको कृच्छ साध्य, किसको असाध्य, किसको वर्जित बताया, ये आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया है कि जो मध्यम आयु के जो 3 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं, देखिए मध्यम आयु में कौन, एक बाल अवस्था होती है, एक मध्यम अवस्था होती है, एक वृद्ध अवस्था होती है। तो जो मध्यम वाली होती है उसकी भी 3 अवस्थाएं होती है, बाल, युवा और प्रौढ़। कई के जो 3 अवस्था होते हैं उनमें अगर भग्न हो जाए तो उनको अगर ठीक किया जाए तो स्थिर मतलब सही हो जाती हैं, ऐसा बताया है। फिर देखें यहाँ पे क्या बताया, तरुण अस्थियों में क्या बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और हाईलाइट करेंगे। तरुण अस्थिनी नभ्यते भज्यन्ते नलकानि तु कपालानि विभिद्यते स्फुटन्ति रुचिकानि। क्या बताया, तरुण आघात से नम हो जाती है। ठीक है, तरुण अस्थियां क्या होती है, आघात से क्या होती है, नभ्यते नम हो जाती हैं, भज्यन्ते नलिकानि और नलक अस्थि भज्यन्ते मतलब टूट जाती है, कपालानि विभिद्यते कपाल अस्थि में क्या हो जाते, विभिन्नते क्या बताया, विदीर्ण हो जाती, टू, ठीक है, स्फुटितम रुचिकानि और जो रुचिक अस्थियां होती हैं वो क्या होती हैं, रुचिक अस्थियां फिर जिसे बल्य अस्थियां कहते हैं वो फूट जाती हैं। ठीक है, क्या बताया, स्फुटितम रुचिकानि। तो ये बताया कि जो तरुण अस्थियां होती है वो नभ्यते नम हो जाती हैं, नलक अस्थियां भज्यन्ते क्या बताया, टूट जाती है, कपालानि विभिन्नते क्या बताया, कपाल अस्थियां विदीर्ण हो जाती है, और रुचिकानि जो रुचिक अस्थियां होती है वो स्फुटितम मतलब फूट जाती हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए तरुण अस्थियां डैश ऑप्शन में 4 दे दे, नभ्यते दे दे, भज्यन्ते दे दे, विभिन्न दे दे या फिर स्फुटित दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए स्फुटितंती नहीं होगा, आपको ये पता होना चाहिए तरुण अस्थियां नभ्यते मतलब नम हो जाती है। फिर नलिका अस्थि के लिए भी 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए वो भज्यन्ते नलिका अस्थि के लिए है। फिर कपाल अस्थि में क्या हो जाता है, विभिन्नते, और रुचिकानि में क्या बताया, रुचिकानि में क्या बताया, स्फुटितंती। ठीक है, तो ये स्फुटित हो जाती है कौन, रुचिक अस्थि। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी प्रकार उसे याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके भी हमें फॉलो करके वहां हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।